अभी मैं बीएसएफ खड़का कैंप पंजाब में ट्रेनिंग कर रही हूँ और वहाँ पर मतलब अच्छा है। यहाँ पे जो फौज में बोलते हैं लड़कियाँ नहीं जाना चाहिए, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। वहाँ पे सर लोग बताते हैं कि लड़कियों के लिए फ़ौज बहुत अच्छी है। वहाँ मतलब पैसे नहीं रहते थे, बीच में कोचिंग की फ़ीस नहीं हो पाती थी, ज़्यादा फीस नहीं थी, फिर भी उतनी भी नहीं हो पाती थी। और फिर कोचिंग 1-2 महीने के लिए गैप भी किया, लेकिन घर पर निरंतर पढ़ाई करते रहे। मतलब इसमें तैयारी करते करते लगता था कि मतलब कोई भी मिल जाए जॉब तो अच्छा रहेगा, फिर भी कोशिश करते रहे। और बीच में मैंने SSC-GD का फॉर्म भी डाला था 2019 में, 2021 में, तो जॉब लग गई है, लेकिन थोड़ी लेट लगी है। सोचा था कि और जल्दी लग जाएगी, दादाजी देख पाते, लेकिन वो चले गए। मतलब लग गई थी, उनको पता भी चल गया था कि हाँ हो गया है, सिलेक्शन हो गया है और ज्वाइनिंग पे जाना है, और उस टाइम ही उनकी डेथ हो गई। मतलब आपके दादाजी भी देखना चाहते थे आपको आर्मी में? हाँ, उन्हें सब कुछ पता चल गया था, जॉब लग गई, ट्रेनिंग पे भी जाना है, डेट भी पता चला था, और उसी दौरान फिर उनकी डेथ। जी। जैसा कि हमारे सभी दर्शकों को बता दें, आप देख रहे हैं बुंदेलखंड हेडलाइंस। आज हमारे बीच एक मेधावी छात्रा उपस्थित हैं, उनसे हम जानेंगे क्या इनका फेस रहा। अभी हाल ही में इनका सिलेक्शन हुआ है आर्मी में। क्या इनका ऑफलाइन या ऑनलाइन किस तरीके से उन्होंने प्रिपरेशन करी, क्या इनका सिलेक्शन प्रोसीजर रहा, और साथ ही साथ इनके फैमिली का बैकग्राउंड कैसा रहा। बहुत से लोगों को लगता है कि हम गरीबी में हैं या उतना संसाधन नहीं है हमारे पास, तो हम तैयारी नहीं कर सकते सरकारी परीक्षाओं की। तो क्या इनका सफ़र रहा है, इन तमाम सवालों के साथ हम इनसे जानेंगे। सबसे पहले अपना परिचय दें हमारे दर्शकों को। आप सभी का धन्यवाद। मैं मेघा टिकरिया, मैं करगांव ग्राम से हूँ, निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट से हूँ। जी, जैसा कि अभी आपका सिलेक्शन किस में हुआ है? BSF में, SSC-GD के थ्रू। अच्छा, कौन से साल में आपने सिलेक्शन लिया है? 2023। सबसे पहले हमारा आपसे सवाल रहेगा, आपने SSC-GD में आपका जो सिलेक्शन हुआ, आर्मी में आप गए हैं, तो आपको प्रेरणा कैसे हुई कि हमें इस क्षेत्र में ही जाना है, और कहीं क्यों नहीं चुना आपने? वैसे तो मेरा पहले से मतलब बचपन से ही सपना था कि मैं कोई इसमें जाऊँ, आर्मी में। जी। लेकिन मतलब इसमें तैयारी करते करते लगता था कि मतलब कोई भी मिल जाए जॉब तो अच्छा रहेगा, फिर भी कोशिश करते रहे। और बीच में मैंने SSC-GD का फॉर्म भी डाला था 2019 में, 2021 में, लेकिन उसमें नहीं हो पाया। 2022 में वैकेंसी निकली थी, तैयारी करते रहे 2019 से और फिर 2023 में मेरा सिलेक्शन हुआ। अच्छा, कोई ऐसा फैमिली बैकग्राउंड रहा हो आपका जो आर्मी से संबंध आपके परिवार में कोई रहा हो? हाँ, मेरे दादाजी थे आर्मी में। जी, तो क्या हम प्रेरणा के स्रोत उन्हें मान सकते हैं कि आप उनको देखकर इस क्षेत्र में जाना आपने चुना? हाँ, उनके थ्रू मुझे प्रेरणा मिली है। जी। हालांकि मेरे घर वालों को सभी को मतलब जितने भी मेरे भाई बहन हैं सभी को उनके ही थ्रू ही प्रेरणा मिली है। कहीं भी मतलब कोई भी जॉब मिले उसके लिए भैया लोग सभी लोग तैयारी करते रहते हैं बराबर। अभी भी भैया लोग की तैयारी चल रही है। जी। और मेरे भाई का भी सिलेक्शन हो गया है MP पुलिस में, फिजिकल बाकी है, और एक भैया का टीचर में भी हो गया वर्ग 1 में। निरंतर मतलब सारा परिवार एक फेस में चल रहा है, बहुत जल्द सब लोग और मेरे सभी भाई बहन अच्छे से पढ़ रहे हैं और मतलब सभी की कॉलेज कंप्लीट हो चुकी है लगभग। एक भाई है छोटा जो अभी 12th पास की है उसने। अच्छा, हमारा आपसे एक सवाल रहेगा, आपका प्रिपरेशन फेस कैसा रहा? बहुत से कोचिंग सेंटर्स वाले बताते हैं कि आप हमारी कोचिंग से पढ़ के आप सिलेक्शन ले सकते हैं, आप फलानी किताब पढ़ेंगे तो आप इससे सिलेक्शन ले लेंगे। तो आपने तैयारी कैसे करी वो हमारे दर्शकों को बताएं, जो भी एक नया फ्रेशर बच्चा अगर देख रहा है आपको कि हमें SSC-GD में सिलेक्शन लेना है, तो आपने कौन कौन सी चुनौतियों का सामना किया वो आप बताएं। वैसे मैंने 2019 से प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। मैं BSc सेकेंड ईयर में थी उस टाइम से की थी, लेकिन मैं ऑनलाइन मैंने कोचिंग नहीं की, मैंने ऑफलाइन ही कोचिंग की अपने यहीं पृथ्वीपुर में। वहाँ पे सर के वहाँ पे गए, वहाँ उनसे को बताया कि मुझे इसकी प्रिपरेशन करनी है SSC-GD की, आर्मी की, तो उन्होंने उसके हिसाब से पढ़ाया। मेरी मैथ रीजनिंग पहले से ही मतलब कंप्लीट थी और वहाँ जाके और भी अच्छी तरह से हो गया। कोई ऐसा सब्जेक्ट जो रहा हो आप कुछ उसमें समझ में ना आता हो? GK और GS मैंने पहले बिल्कुल भी नहीं पढ़ी थी, लेकिन वहाँ जाके जो वहाँ पे बताया सर ने वहाँ बहुत अच्छे से समझ आया। अच्छा, मतलब आपने ऑफलाइन ही? हाँ, मैंने ऑफलाइन ही कोचिंग की और फिर जो टॉपिक नहीं समझ आता था तो उसका टॉपिक वीडियो देख लेती थी। जी। अच्छा, आपका ट्रेनिंग फीस अभी जैसे आपने बताया कि ट्रेनिंग फीस अभी आपका चल रहा है जी, कहाँ पे आपकी ट्रेनिंग रही है अभी, या जितने दिन भी आप उसमें फेस में रहे हैं, ओवरऑल कैसा वहाँ पे माहौल रहता है? बहुत सी लड़कियों को लगता है या परिवार वाले सोचते हैं कि हम लड़कियों को आर्मी क्षेत्र में नहीं भेजते हैं, अधिकतर लड़कों को प्रेफर किया जाता है, जहाँ तक आपने भी अक्सर देखा होगा। लेकिन आज आप
उसी फेस में है, आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पे कैसा आपका अनुभव रहा? क्या इसका प्रोसीजर रहता है? किसी बच्चे ने सिलेक्शन ले लिया है तो वो ट्रेनिंग का क्या माहौल रहता है, वो आप बताएं वहाँ पे। अभी मैं बीएसएफ खड़का कैंप पंजाब में ट्रेनिंग कर रही हूँ और वहाँ पर मतलब अच्छा है। यहाँ पे जो फौज में बोलते हैं लड़कियाँ नहीं जाना चाहिए, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। वहाँ पे सर लोग बताते हैं कि लड़कियों के लिए फ़ौज बहुत अच्छी है। वहाँ अपन जैसे अपन को अगर टाइम पढ़ने के लिए टाइम भी मिलता है, वहाँ पे अच्छी सैलरी भी है। जैसे लड़कियों की इधर करते हैं ना गवर्नमेंट जॉब में, जैसे कोई भी स्टेट लेवल की करते हैं तो वहाँ सैलरी कम मिलती है, लेकिन वहाँ अच्छी सैलरी भी है, टाइम भी ज़्यादा मिलता है। अगर आपको अच्छी तरह से पढ़ाई करना है और भी आगे, तो वहाँ पर रह के पढ़ाई भी कर सकते हैं। जी जी। हाँ, हालांकि ट्रेनिंग में नहीं कर सकते, लेकिन ट्रेनिंग के बाद जो बॉर्डर पे आप जाओगे या फिर कोई भी और भी पोस्ट हो सीएपीएफ में, तो वहाँ पे आपको उसके लिए पढ़ाई के लिए टाइम मिलेगा। जी जी। क्या इसका मतलब सैलरी का आपने बताया, तो क्या सैलरी रहती है? और जो टाइमिंग का आपने बताया है, दिन भर कितने घंटे का आप लोगों का शेड्यूल रहता है वहाँ पे? वहाँ पे हम लोग सुबह 4 बजे उठते हैं। अभी जैसे गर्मियों का सीजन आ गया तो 4 बजे ही उठते हैं। पहले तो 5 बजे 6 बजे भी उठ जाते थे, 7 बजे से स्टार्ट हो जाता, लेकिन अभी 5 बजे से शुरू हो जाता है। पीटी होती है, उसके बाद परेड होती है, उसके बाद थोड़ी बहुत वर्किंग करवाते हैं और 6 बजे छोड़ देते हैं। अच्छा, कोई वहाँ पे आपने जैसे सैलरी का बताया, कितना सैलरी रहता है इस बच्चे में जो कोई यहाँ सिलेक्शन लेता है? तो उसकी बेसिक पे तो 21,700 है, लेकिन वहाँ पे जो मतलब अलाउंस वगैरह मिलती है और भी उसका 32-33 हज़ार मिल जाता है। तो जो भी लड़कियां इस वीडियो को देख रही हैं, आगामी जो तैयारी करेंगी या जिन्हें एसएससी जीडी की तैयारी वर्तमान में भी कर रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, जिन्हें लग रहा है कि हम तैयारी नहीं कर पा रहे हैं? और एक सवाल और हमारा आपसे रहेगा, आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा रहा? पिताजी या माताजी परिवार में जो भी हैं क्या करते हैं, किस तरीके से आपकी जर्नी रही, उसके बारे में आप बताएं। कई बार बहुत से परिवारों में रहता है कि पैसे की वजह से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं बच्चे, लेकिन आपने कैसे करा, क्या फैमिली का बैकग्राउंड रहा, वो आप बताएं। वैसे हमारी फैमिली मिडिल क्लास फैमिली ही है। जी जी। कोई अंदर मतलब कुछ ज़्यादा नहीं है। मेरे दादाजी आर्मी में थे, लेकिन वो रिटायरमेंट हैं। और पापा तो कृषक ही है। बड़े पापा थे जो मतलब उसमें इलेक्ट्रिशियन करते थे, और बाकी सब कृषि हैं इधर। जी जी। तो प्रिपरेशन के दौरान कई बार आपको लगा होगा कि आज नहीं करना है अब हमें, या हर समय व्यक्ति का मोटिवेशन नहीं बना रह पाता है। आपने बताया कि 2019 से आपने शुरुआत करी है, तो निरंतर आप बढ़ते चले गए। कई बार आपको डिमोटिवेट हुआ होगा कि नहीं अब तैयारी नहीं करना है, कहीं में कई बार सिलेक्शन नहीं होता है हमारा, तो उन बच्चों के लिए आप क्या कहेंगे? आपने उस दौर को कैसे अनुभव किया, कैसे फेस किया उसे? हाँ, मैं 2019 से तैयारी कर रही हूँ। बीच में लगा कि मतलब पैसे नहीं रहते थे, बीच में कोचिंग की फीस नहीं हो पाती थी, ज़्यादा फीस नहीं थी, फिर भी उतनी भी नहीं हो पाती थी। और फिर कोचिंग 1-2 महीने के लिए गैप भी किया, लेकिन घर पर निरंतर पढ़ाई करते रहे। जी जी। किताबों से। अच्छा, कभी लगा, फिर भी आपको लगा कि नहीं हमें आगे और तैयारी करना है? हाँ, मतलब मैंने कभी बीच में गैप नहीं किया कि ज़्यादा गैप हो गया, पढ़ाई नहीं की। हाँ, मतलब जो एग्ज़ाम चलते थे इस कॉलेज के, तो उस टाइम थोड़ा गैप हो जाता था, लेकिन उसकी तैयारी करते रहे। जी जी। अधिकतर फैमिली सपोर्ट की अगर आपने बात करी, आपके बड़े पापा का आपने बताया, तो अधिकतर किसका सपोर्ट रहा आपको निरंतर आगे बढ़ाने में? आप सिलेक्शन लेके बैठ गए हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो इसमें आप प्रमुख किसका योगदान मानते हैं? वैसे तो मेरे दादाजी ने सब कुछ किया, शुरुआत से स्टार्टिंग से मेरी पढ़ाई सिर्फ उन्हीं के उससे हुई है। हाँ, और मतलब पापा मम्मी भी करते थे, चाचा, सब लोग फैमिली में सभी ने साथ दिया, लेकिन अधिकतर ज़्यादा माना जाए तो दादाजी ने सपोर्ट किया। जी जी। आज आपको कैसा लग रहा है नौकरी पाने के बाद? लंबी तपस्या ही होती है एक तरह से सरकारी नौकरी जब बच्चा करता है, तो कई बार लगता है नहीं करूं, छोड़ दूं, फिर जब मंजिल पर पहुंच जाता है तो वहाँ आप कैसा अनुभव कर रहे हैं आज? अब मतलब जॉब लग गई है, लेकिन थोड़ी लेट लगी है। सोचा था कि और जल्दी लग जाएगी, दादाजी देख पाते, लेकिन वो चले गए। मतलब लग गई थी, उनको पता भी चल गया था कि हाँ हो गया है, सिलेक्शन हो गया है और ज्वाइनिंग पे जाना है, और उस टाइम ही उनकी डेथ हो गई। मतलब आपके दादाजी भी देखना चाहते थे आपको आर्मी में? हाँ, उन्हें सब कुछ पता चल गया था, जॉब लग गई, ट्रेनिंग पे भी जाना है, डेट भी पता चला था, और उसी दौरान फिर उनकी डेथ। जी जी। हमारे दर्शकों को हम बता दें, आप लोगों ने इनका एक फेस जर्नी सुनी, कैसे इनका दौर रहा है, लेकिन हम सभी बखूबी जानते हैं कोई बच्चा अगर एक छोटी से छोटी परीक्षा की तैयारी करता है तो उसके पीछे निरंतर कभी भाई, कभी बहन, तो कभी माँ, कभी दादी या पिता, बहुत से लोगों का सहयोग हमारे पीछे लगा होता है। बहुत सा ऐसा योगदान जो रहता है, इसका हमें आज पता ही नहीं चल पाता। हम सीधा बच्चे को देखते हैं कि उसने नौकरी ले ली है बस, लेकिन उसके पीछे किन लोगों का सहयोग रहा। हमारे बीच
इनके पेरेंट्स भी हमारे बीच उपलब्ध हैं यहाँ पर। इनसे हम जानेंगे कैसा उन्होंने चुनौतीपूर्ण दौरान के समय में देखा। कई बार परिस्थिति बस ऐसी आ जाती है कि हम बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं, तो क्या कहेंगे इसके बारे में, हम इनसे जानेंगे। हमारे बीच मेघा जी के चाचा जी, बड़े भाई, दादी और उनकी माता जी यहाँ पर हैं। हम इनसे जानेंगे कैसा इनका सफ़र रहा बच्चों को एक दौर से गुजारने में, किन परिस्थितियों का इन्होंने सामना किया, कैसे बच्चों को पढ़ाने में आगे निरंतर इनकी मोटिवेट रहीं। कई बार लगा कि नहीं कर पा रहे हैं आज, लेकिन फिर भी निरंतर करते रहे कि नहीं, बच्चों को नौकरी लगवाना है, पढ़ाना लिखाना है। कैसे इन्होंने इन सब चीज़ों को फेस किया, हम इनसे जानेंगे। सबसे पहले आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि माइक पकड़ लेना। बच्चों से ज़्यादा बच्चियाँ ज़्यादा प्यारी होती हैं, जो शिक्षा में सबसे ज़्यादा आगे जाती है। और बच्ची तो हमने निरंतर बच्चियों पे विशेष ध्यान दिया। बच्चे तो पढ़ाए रहे, लेकिन बच्चियों पे हमने ज़्यादा। हम 4 भाई हैं, बड़े भाई अपने टीचर हैं, हमसे अलग हम 3 भाइयों की फैमिली जॉइंट है। और सभी हमारे 11 बच्चे हैं 3 भाइयों में, तो 6 बच्चियां हैं, तो 6 बच्चियों को हम पूरे को ग्रेजुएशन किया है जी। और एमए हुआ, 4 बच्चों को बीएड भी किया। लेकिन प्रथम नंबर मेघा का आया कि जो शुरू से पढ़ने में टैलेंट थी। मुख्यमंत्री द्वारा उसे सम्मानित किया गया था। इंटर में उसकी 85% 86% आए थे। आपने कहा कि हमने बच्चियों को अधिक प्राथमिकता दी है, हाँ। लेकिन बहुत से परिवारों में देखा जाता है कि लड़कियों को हमें आगे नहीं पढ़ाना, लड़कों को ज़्यादा। आज के समय में चीज़ें एक दौर शुरू हो गया है लड़कियों को आगे, लेकिन आज आप भी बखूबी इस बात को महसूस कर पा रहे होंगे कि अधिकतर जिन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा था और जिन्हें ध्यान दिया जा रहा है जिस पर, वो चीज़ों को बेहतर तरीके से कर पा रहे हैं। लड़कियों को जो लोग कमज़ोर समझते थे कि ये नहीं कर पाएंगी, कैसे जाएंगी, भैया ज़्यादा उन्नति कर रही हैं। नहीं ऐसा नहीं, बच्ची ही ज़्यादा उन्नति कर रही हैं। हाँ, वही हम बोल रहे हैं। हाँ। लड़कियों बच्चे को जैसे लोग महारत नहीं देते थे शिक्षा के अपन बारे में। लोग टैलेंट ज़्यादा बच्चों पे ध्यान देते थे। हाँ। लेकिन बच्चों तो करते, लेकिन इससे ज़्यादा बच्चियों पे ध्यान दिया जाए तो बच्चियाँ ज़्यादा काम करती शिक्षा में, हर चीज़ में। जी। और वो किया है। कैसा आपका सफ़र रहा इनको पढ़ाने के दौरान? बच्ची को कुछ शुरू से ही टैलेंट थी। और सभी बच्चे हमारे टैलेंट है, लेकिन उसको बच्चे को पढ़ाया, इंटर किया, और दादाजी का विशेष सपोर्ट रहा। जी। जैसे हम लोग जैसे वो दादा दादी के पास लेटती थी। हमारे पापा भी इंजीनियर थे, टेक्निकल विभाग में, आर्मी से सूबेदार थे। जी। और बहुत कुछ उन्होंने किया। वो भी एक टैलेंट थे, टेक्निकल जॉब में थे हैं। और उन्हीं के पास ये लेटती थी, बच्चा भी लेटते तो बच्चियाँ भी। तो वो उनकी विशेष शिक्षा उदाहरण सभी उन्हीं का रहा, उन्हीं की ही कैसा महसूस हो रहा है? आज बड़ी खुशी हो रही है कि आज हमारी बच्ची दादाजी के उस मार्गदर्शन पर निकल के उन्हीं की पोस्ट पे गई है। परिवार का नाम रोशन हुआ, गांव का हुआ, पूरे क्षेत्र का हुआ, समाज में नाम आया कि हाँ उनकी बच्ची निकल गई है। दादी जी, आप क्या कहना चाहेंगे? यही हमें कहना था भैया। आपको कैसा महसूस हो रहा है? हमें तो खुशी है जी कि हमारी बच्ची जो है आगे आ गई और अपने दादाजी का नाम रोशन किया है। जी। और हमें इतना खुशी होने चाहिए, वो हमारी खुशी ज़्यादा होएगी कि हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे तो हमारा नाम होएगा। जी। और नाम होके तो हम दुनिया ज़्यादा तो सब कोई है, लेकिन नाम रोशन करके जाएगा तो कुछ और होएगा। जी, आपकी बच्ची ने आपका नाम साथ साथ आपके क्षेत्र का, आपके ग्राम का, करगुआ का भी नाम रोशन किया है। नाम रोशन किया जी। आप क्या कहना चाहेंगे? जी, हम आपकी बेटी का सिलेक्शन हो गया है, आप कैसा अनुभव कर रहे हैं? बहुत अच्छा लगा है हमें। बेटी ने हमें मम्मी पापा ने साथ दिया, सब ने साथ दिया घर करने। जी। हैं तो बस उस पास सबके उसे अपनी अच्छी बेटी कर गई जैसे, तो सबको अच्छा लगो, हम तो ऐसे कि हमें भी अच्छे लगे सबके बाद में जैसे। जी। कोई ऐसी चुनौतियां रही हों कभी इन्हें पढ़ाने के दौरान कि लगाओ कि नहीं अब नहीं पढ़ा पा रहे, तो कैसे आप देखते थे उस समय? हमारे तो था दादा दादी सास है, उन्हें पढ़ाया। अच्छा। हमने कोई नहीं करी। दादा दादी का विशेष स्नेह रहा, वो आशीर्वाद रहा है। नहीं कोई सा। जी। आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले यही कहना चाहेंगे कि काफ़ी अच्छा लगता है कि परिवार में कोई ना कोई हुआ है। और हमारे दादाजी का विशेष योगदान यही रहा कि हमारे जीते जी हमारा कोई नाती या नातन आर्मी में हो जाए, क्योंकि ही हैज़ एक्सपायर्ड इंडियन आर्मी।
और उनका विशेष मोटिव यही रहा कि ना हम किसी सरकार के सगे हैं, ना हम किसी के उपकार के सगे हैं। हम सगे हैं तो सिर्फ एक फ़ौजी के परिवार के सगे हैं, बिकॉज माई ग्रैंड फादर एक्सपायर सूबेदार इंडियन आर्मी, सो आई ऑल्सो सपोर्ट इंडियन आर्मी। और उन्होंने हमेशा से ही ये माना है कि इंडियन आर्मी ही एक ऐसी है जो निस्वार्थ भाव से देश की सेवा करती है। तो उनका मानना यही था कि हमारे जीते जी हमारा कोई नाती या कोई नातिन देशभक्ति में जाए, और हमारी छोटी बहन ने उनका वो सपना साकार किया है। और रही बात एजुकेशन की, तो दादाजी की एक बार मैंने खुद डायरी उनकी पढ़ी कई बार, तो उस डायरी में एक बार एक शेर पढ़ा था पुराना, जो लिखा था उनने कि इस जग के दो पहिए, एक नर एक नारी, जिस पे बैठ के घूमे दुनिया सारी। जैसा कि अभी चर्चा के दौरान बात चल रही थी कि महिलाओं की एजुकेशन जो पुराने ज़माने में नहीं थी, तो उस पर बताया गया कि देयर इज इक्वलिटी इन आवर सोसाइटी, वुमेन एजुकेशन एंड मैन एजुकेशन। तो आज के समय में ये सारी प्रक्रियाएं दूर हो चुकी हैं और सभी को बराबरी का जो सरकार ने आकलन दिया है कि लड़कियां भी 50% हकदार हैं, लड़के भी हकदार हैं। और हमारे समाज में काफ़ी हद तक ये दूर भी हो रहा है और अच्छा लगता है कि लड़कियां लड़कों से अच्छा कर रही हैं, कम संसाधन में कर रही हैं। जहां हम लोग अच्छे संसाधन लेके भी नहीं कर पाते, वो लड़कियां कर जाती हैं। तो हमें अपनी बहनों को और बच्चों को पढ़ाना चाहिए, और एजुकेशन ही ऐसी चीज़ है जिससे हम इस देश का और समाज का हर जगह का भविष्य बदल सकते हो, और अपना भी इन शॉर्ट अपना भी भविष्य बदल सकते हैं। तो एजुकेशन इज़ द बेस्ट वेपन ऑफ सक्सेस। सफलता का मुख्य हथियार है तो वो एजुकेशन ही है। और हमें एजुकेशन काफ़ी प्राउड महसूस कर रहे हैं एक बिग ब्रदर के नाते, और अच्छा लगता है, पूरी फैमिली को अच्छा है, खुशी का ठिकाना नहीं है। जब से लौट के आई हैं, समाज के अपने घर परिवार मोहल्ले रिश्तेदार सभी लोग आ रहे हैं, मीडिया वाले सब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए, आपने इतनी अच्छी चर्चा की और हमारे इस बात को, मान लो बहन के सिलेक्शन को बड़े स्तर तक अपने दर्शकों के माध्यम से बताना चाहेंगे, ताकि लोग मोटिवेट हो सकें कि कम संसाधनों में रह के हम कैसे पढ़ाई करें, कैसे हमें अपने आप को डिमोटिवेट नहीं करना है। एक समय में हम कैसे युवाओं के लिए मोटिवेटर का काम कर सकें। तो इन सभी तमाम चीज़ों को लेकर हम अपने समय में आगे बढ़ेंगे। प्रयास हमारा यही रहेगा कि जो आने वाले समय में हमारे छोटे भाई बहन हैं वो भी हमसे कुछ सीखें और आगे बढ़ सकें। जैसे कि हमारे दर्शकों को हम बता दें, बहुत से बच्चे जो तैयारी करते हैं, प्रिपरेशन के फेस में होते हैं, तो उनको एक चुनौती ये रहती है कि हम अधिक समय तक परिवार वालों से फाइनेंशियली पैसा नहीं मांग पाते हैं। तो उन्हें लगता है कुछ हम खर्च अपना भी शुरू कर दें, क्योंकि सरकारी नौकरी एक ऐसा चक्रव्यूह टाइप का है, एक युद्ध हम मान के चलें, निरंतर संघर्ष वर्षों तक करना पड़ता है हमें। 2019 से लेके आज 2023-24 तक 4-5 साल जो गुजारे हैं, इस दौरान हमें पैसे की भी आवश्यकता पड़ती है। तो आपने उसे कैसे मैनेज किया, क्या करते थे उसके लिए? 2019 के टाइम पे तो मैं घर से ही पैसे लेती थी, अभी तक लेती आई हूँ, लेकिन फिर भी लगता था बीच में कि मतलब नहीं हो पा रहा, घर पे पैसे, कोचिंग की फीस नहीं हो पाती थी, घर का खर्च भी नहीं चल पाता था। तो स्टार्टिंग में तो मेरे पास मेरे बड़े भैया आए, मतलब परिवार से, वो बोले कि मेरे 2 बच्चे हैं, उनको पढ़ा दीजिए। उनको पढ़ाना शुरू किया और फिर धीरे धीरे और भी बच्चे आने लगे। मतलब मैं फिर 2019-20 से मैंने 2-3 साल कोचिंग पढ़ाई है। तो एक आपका एक सोर्स ऑफ इनकम उससे स्टार्ट हो गया था। अच्छा, एक वर्तमान एक अंतिम सवाल आपसे रहेगा। वर्तमान में सोशल मीडिया एक अहम डिस्ट्रैक्शन माना जाने लगा है। बहुत से जो बच्चे प्रिपरेशन के फेज़ में होते हैं, सोशल मीडिया है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, क्या आप प्रिपरेशन के दौरान इन सभी का उपयोग करते थे? अगर नहीं करते थे या करते भी थे, तो क्या आपका रहता था कि हमें पढ़ाई किस दौरान करनी है, कब मोबाइल का उपयोग करना है, वो आप बताएं। क्योंकि बहुत से लोग इससे बहुत ग्रसित होते हैं कि पढ़ाई के साथ साथ वो सोशल मीडिया ज़्यादा चला रहे हैं और पढ़ाई कम कर पा रहे हैं। आपने उसे कैसे मैनेज किया? सोशल मीडिया पे मैं ज़्यादा तो नहीं कोई सी यूज करती थी, ओनली व्हाट्सअप यूज करती थी। वो भी इसलिए कि मेरे जो कॉलेज के स्कूल के ग्रुप रहते थे उसके लिए मेरे मैसेज आते थे उस पर, तो मैंने ओनली व्हाट्सअप यूज किया। और यूट्यूब पे मतलब जो पढ़ाई के लिए थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाती थी यूट्यूब से, तो उस पर ही बस यूट्यूब और व्हाट्सअप ही यूज किया जाता था। बाकी ये फेसबुक, इंस्टाग्राम मैं अभी तक यूज नहीं करती है। तो अच्छा, इन पर नहीं रहा आपका? मतलब पर इन्फॉर्मेशन के पर्पज़ से ही आपने व्हाट्सअप अपना उपयोग में लेते थे आप। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अंत में आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, विशेषकर जो लड़कियां तैयारी कर रही हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे? सभी मतलब लड़के लड़कियां सभी तैयारी कर रहे हैं, और जो आर्मी में जाना चाहता है या फिर CAPF कुछ ज्वाइन करना चाहता है, उसमें सभी को करना चाहिए। और मतलब तैयारी के साथ साथ अगर कोई सिविल जॉब करना चाहता है तो वो भी बेस्ट है, और अगर जो आर्मी में जाना चाहता है तो उसके लिए भी ये बेस्ट है कि मतलब तैयारी करते रहें, अच्छी तैयारी। कोई कोचिंग कर रहे हैं
या फिर जो ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं उसके थ्रू करते रहें। वैसे अच्छा जॉब है, सब लोग भी बताते हैं। अभी हमें बीएसएफ के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन वहाँ जाके मतलब सब लोग बताते हैं वहाँ पे कि अच्छी जॉब है लड़कियों के लिए, और भी जाना अच्छी है, क्योंकि मतलब वहाँ जाना कहीं जाना नहीं पड़ता है। अगर बॉर्डर आप बीएसएफ में हो तो बॉर्डर से आपको बैरक भी जाना पड़ता है, और बॉर्डर पे वहाँ पे ड्यूटी करो, बस 6 घंटे की ड्यूटी रहती है, 6 घंटा आपको रेस्ट मिलता है। ड्यूटी करे उस टाइम आपको पढ़ाई के लिए टाइम भी मिल जा सकता है बॉर्डर पर रह के। अच्छा, अगर साथ साथ कोई और भी प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं आप तो वहाँ भी समय दे तो पाएंगे? वहाँ क्योंकि दो लड़कियाँ या चाहे बंदे में तो जैसे लड़के होते हैं तो एक करते हैं, लेकिन लड़कियों में वो लोग 2 लड़कियों को रखते हैं जो वहाँ पे अच्छा। ड्यूटी के दौरान। तो मतलब एक ड्यूटी कर रही है तो दूसरी थोड़ा अपना वो भी कर सकती है, पढ़ाई भी कर सकती है वहाँ पे। और वो ये भी बताते थे कि लड़कियों की नाइट में ड्यूटी बहुत कम लगती है, हाँ ओनली डे की ड्यूटी लगती है, तो आप लोग अच्छे वहाँ पर पढ़ाई भी तो कर रात सकते में हैं। आप पढ़ने के लिए समय निकाल सकते हाँ। हैं। जी जी, बहुत बहुत आभार आपका।